Yes, let us move ahead from here. We left in the last video. The march of mind is very important lesson here syllabus. The march of mind. We were here at page number 10, first paragraph is fourth last line. In last video we discussed what at the end? Perception and ideas of men and women on the moral judgments of the community. ये हमारे समुदाय के जो नैतिक निर्णय होते हैं उनके बारे में हमें आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रेंड करना चाहिए कि वो सही दिशा में सोचे, सकारात्मक सोचे, दूसरों के लिए भी सोचे। मोरल ग्राउंड पे सही होना अति आवश्यक है। विज्ञान का, तरक्की का प्रॉपर यूज तभी होगा जब हम नैतिक रूप से सही होंगे, नैतिक दायित्वों का निर्वहन सम्यक रूप से करेंगे। वापस सुने गौर से, लिख लेना, नैतिक दायित्वों का निर्वहन सम्यक रूप से करें, तभी हम एक अच्छे सिविलाइज समाज की स्थापना कर पाएंगे। Yes, now we move forward. If we choose rightly, from here we have to start today. If we choose rightly, the achievements of science may lead to such a degree of material wealth and abundance of leisure as has never been possible in human history. देखिए, इससे अधिक विज्ञान का महत्व, विज्ञान का उपयोग बता पाना संभव नहीं है। उपयोगिता विज्ञान की हमारे जीवन में पर है कब? ये दिखने में बहुत बहुत छोटा सा शब्द दिखता है। दो ही अल्फाबेट आते हैं बेटा, इफ, IF, पर इफ लगते ही क्या हो जाता है? सेंटेंस बन जाता है कंडीशनल। अगर, मेन बात इस इफ में छुपी हुई है। अगर हम सही चयन करते हैं, सही का मतलब नैतिक रूप से सही, विज्ञान के सही उपयोग का चयन करते हैं। समझ में आ रही है? इफ वी चूज राइटली का मतलब है हम विज्ञान के सही उपयोग का चयन करते हैं, तो ये समझ लो कि हम लगभग स्वर्ग के जैसा जीवन जी सकते। मनुष्य जाति नकारात्मक उपयोग छोड़ दे, विज्ञान का सही उपयोग करे तो देखे करे इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। मटेरियल अबंडेंस, मटेरियल अबंडेंस क्या होता है बेटा? दो चीजें इसमें आई है, दोनों ही आदमी उम्र भर तलाशता रहता है। मटेरियल अबंडेंस का मतलब है भौतिक सुख सुविधा के शासक साधन। घर में हम ये लिया है, वो लिया है, फ्रिज लिया है, तो डबल डोर वाला चाहिए, टीवी नहीं, LED चाहिए, सब चीजें मिलेंगी ये करें।
कंडीशन एक ही है, इफ वी चूज राइटली, अगर हम विज्ञान के सही उपयोग का चयन करें तो विज्ञान हमें प्रचुर मात्रा में भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है, करेगा। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा, देखिए मनुष्य जीवन में जो मैं आपको बता रहा हूं कि सुख सुविधाओं को जुटाने में, सुख और सुविधाएं बेटा वैसे दोनों अलग अलग चीज है। अब ये सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, सुख अलग है, सुविधाएं अलग है। तो हम सुविधाओं को सुख के लिए जुटाते हैं, ऐसा हमारा वहम होता है कि सुविधाएं हो जाएगी तो सुख हो जाएगा। ऐसा बहुत ज़्यादा कोई तथ्य है नहीं। सुखी रहना अलग चीज़ है, सुविधाएं होना अलग चीज़ है। सुविधाओं के साथ भी दुखी रह सकते हैं, बहुत से लोग रहते हैं। पर ये जो कॉमन एक परसेप्शन है कि सुविधाएं हो जाए, मनुष्य बटन दबाते देखो पंखा चल गया, रिमोट से एसी चल जाता है, रिमोट से टीवी चल जाता है। घर में आप लोगों के 2, 4, 5 तो रिमोट मिलते हैं, हर एक चीज़ का रिमोट है। मतलब उठ के जाके चलाना नहीं है रिमोट। और क्या चाहते हैं? दूसरी चीज क्या होती है, सच ए डिग्री ऑफ मटेरियल वेल्थ एंड अबंडेंस ऑफ लेजर। लेजर का मतलब क्या है, आराम और खाली समय। खाली समय का मतलब क्या है कि उन सुविधाओं को उपभोग करने का समय। अरे सुविधाएं जुटा ली, सपोज आपके घर में जो आधुनिकतम सुविधाएं हैं वो सारी हैं, परंतु आपके पास समय नहीं है। ऐसा मनुष्य की अधिकांशतः शिकायत रहती है। अभी शायद आप लोगों के लॉकडाउन में ये शिकायत मिट गई होगी। खूब समय ही समय दिया आपको, आप अपने 24 घंटों को अपनी रुचि के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए परम स्वतंत्र थे। परंतु उस स्वतंत्रता में भी क्या लग रहा था, अब काम नहीं। देखिए ये क्या है, नेगेटिव सोचना। जो नहीं है वो देखना, जो है वो देखने लग जाएंगे जिस दिन, तो आनंद ही आनंद। अब ये क्या करें, विज्ञान की कृपा से समय कैसे मिलता है? समय ऐसे मिलता है कि 2 घंटे वाला रास्ता 40 मिनट में तय होने लग जाए, तो आपको 1 घंटा 20 मिनट बचा या नहीं बचा। किस कारण से बचा? बाय द वे, विज्ञान एवं तकनीकी के सही उपयोग के कारण। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मशीनों की सहायता से, विज्ञान की सहायता से आज के समय लगभग आधे टाइम में होने लग गए हैं। और आगे और तरक्की होगी तो आपका और हमारा सभी का समय तो बचता ही बचता है निश्चित रूप से। अब उस बचे हुए समय को हम कैसे उपयोग करें, उन सुविधाओं का उपभोग आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये शिकायत नहीं होगी कि भाई हमें समय नहीं मिला। वो समय भी आपको विज्ञान ही दे रहा है। वरना आप लोगों को पता है हमारे देश में यातायात के साधन कैसे होते थे। एक बहुत बड़ा समय बचाने का सोर्स विकसित हो चुका है। यातायात के साधनों में कितनी सुविधाएं बढ़ चुकी है, ये भी आप लोगों को आभास होना चाहिए। ये विज्ञान की तरक्की के कारण ही संभव है। तो दोनों कार्य, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस और उसका उपयोग करने के लिए समय। कंडीशन वही है, इफ वी चूज राइटली। अगर हम सही का चयन करते हैं तो हमें भौतिक सुख सुविधाएं भी खूब मिलेंगी और साथ ही साथ उनका उपभोग करने का समय भी मिलेगा। एज हैज नेवर बीन पॉसिबल इन ह्यूमन हिस्ट्री। तुलना पूरे मनुष्य जाति के आज तक के इतिहास से हो गई है।
जो सुविधाएं राजा महाराजा प्रधानमंत्री तक को आसानी से उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। ध्यान में रखना, वो सुविधाएं आपको बहुत ही सहजता से उपलब्ध है अपने देश में। आपको एक एक एग्जाम्पल बताता हुआ चल रहा हूं। राजा महाराजाओं के लिए भी वो समय भी था जब आइस बर्फ, बहुत ही अभिजात्य वर्ग अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग इस्तेमाल करते थे। और वो भी हमारा देश पता है बर्फ भी इंपोर्ट करता था किसी ज़माने में, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीज और बर्फ जमाने के साधन नहीं थे। अब धरती पर तो उपलब्ध थी, पर हमारे यहाँ बड़े से बड़े आदमी के लिए भी कितना ही उसके पास धन हो जाए तो इंपोर्ट करते, बहुत महंगी। उस समय से आज की अगर आप तुलना करें, बेटा गौर से समझना, तो लगभग हमें फ्री में मिल रही है। आप सोचिए कि दूसरे देश से बर्फ आएगी तो पिघलती भी है, उसका किराया भी लगता, कितना भारी कॉस्टली। और आज आपके घर में फ्रिज खोला, बर्फ तैयार है। ये क्या करें? नेवर बीन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति के इतिहास में आज तक मनुष्य जाति को इतनी सुविधा नहीं मिली जितनी विज्ञान ने आज हमें बड़ी सहजता से उपलब्ध करवा दी है। कंडीशन ध्यान में रखनी है कि है इफ वी चूज राइटली, अगर हम सही चयन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ सही चयन से मुख्य तात्पर्य, देखिए बेटा सही का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर आप और मैं इस सही से क्या तात्पर्य लगाएं कि हम नकारात्मक सोचेंगे भी नहीं, करने की तो बात करेंगे जब सोचेंगे। नकारात्मक उपयोग बंद कर दें चीज़ों का, तो हम सही की ओर बढ़ने लगेंगे। फिर हमारा चयन राइटली की ओर होगा। एक बार दो बार दिन में ये देखेंगे कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मैं कोई वस्तु का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा हूँ, सदुपयोग करूँ। जो कुछ मेरे को सुविधाएं मिली है, समय मिला है, उसका, ये मैं आपको नहीं कह रहा कि खुद के लिए बिल्कुल भी न करें, खुद के लिए भी करें, और जो अपने से कम सक्षम है उनके लिए भी हम सोचें। तो मनुष्य जाति के इतिहास में आज का समय है वो विज्ञान की उपलब्धियों के कारण स्वर्णिम युग बन सकता है। All this will be possible only if we achieve a revolution in the inner compulsions that controls us. देखिए मैंने आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया, इन्होंने जो बोला है ये सारा कब संभव है कि हम एक बहुत, क्या अपेक्षा होती है जीवन, सुविधापूर्ण, दूसरी कंडीशन शांत चित्त और सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन हर कोई जीना चाहता है कि मेरे को सुविधाएं और उनके साथ शांति। सुविधाएं सारी हो गई और मनोमस्तिष्क अशांत है, उन सुविधाओं का उपभोग करने का समय नहीं है, पजल्ड हैं, तो फिर उस विज्ञान का हम प्रॉपर यूज कर नहीं पाए। ये पॉसिबल कब है? इफ वी अचीव ए रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन, क्रांति की अब कहाँ जरूरत पड़ गई? देश तो आजाद हो गया। अरे भाई देश राजनीतिक रूप से आजाद। अब ये व्यक्ति विशेष के लिए, हर व्यक्ति के लिए कह रहे रेवोल्यूशन, कहाँ का रेवोल्यूशन, कहाँ क्रांति होनी चाहिए?
in the inner compulsions that control us. अंदरूनी हमारे जो बाध्यताएं जो हमें नियंत्रित करती है। बेटा थोड़ा सा फिर आप लोगों के लिए गरिष्ठ आ गया है भोजन, तो उसको चबा चबा के सही तरीके से लें ताकि आप उसको आत्मसात कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें। उन इनर कंपल्शंस के क्षेत्र में क्रांति की जरूरत है। अभी इस शब्द को आज के संदर्भ में आप समझें कि इनर कंपल्शंस हमने खुद नहीं बना रखे हैं, क्योंकि इनर तो हमारे ही है, बाहर से किसी ने थोपे नहीं है, वो तो आउटर होते। सोचना समझना कि इनर कंपल्शंस हमने क्या बना रखे। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अभी ये वीडियो बन रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बन रहा है और आपके पास पहुंचेगा। ये इसका एक आप समझिए सदुपयोग हो रहा है कि ये आपके और हमारे बीच में माध्यम बन रहा है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई तो सदुपयोग हो रहा है। आप लोग समझ गए होंगे मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं। अब इसी इंस्ट्रूमेंट का एक सीमा के बाद उपयोग है, आई थिंक दैट इज मिसयूज। वो फिर दुरुपयोग की कैटेगरी में आ जाता है। कब? जब बच्चों का समय, आप जैसे स्टूडेंट्स का, किसी का भी, जिसको आजकल की मॉडर्न वोकैबुलरी में बोला जाने लगा है स्क्रीन टाइम, इसमें एक ऐसा पॉइंट आता है डिजिटल वेलबींग। आपका कहां जा रहा है पता है? 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। भाई आपका ये वीडियो आते हैं 40-45 मिनट के, 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम रोजाना, 3 घंटे ये आपके काम के हैं। आधा घंटा और कुछ भी देख लिया जो उपयोगी है, करंट अफेयर्स के मामले में, वर्तमान जो अपने सराउंडिंग में घटित हो रहा है उस जानकारी के संदर्भ में। पर अब हमारा वो समय में क्या होता है? 8-8 घंटे, 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम में। एक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये मोबाइल, दूसरा क्या है आपको पता है? दूसरा टीवी। अरे भाई अब हम टीवी और मोबाइल और बचा बुचा लैपटॉप, ये अगर हम 24 घंटे इन्हीं में लगे रहे, सोने के अलावा 70-80% हमारा समय इसमें लगे, तो आप लोगों को, मुझे, अपने को सबको पता है कि हमारी साइट है वो प्रभावित होगी या नहीं होगी। वो क्या हो गया? वो इस सुविधा का दुरुपयोग हो गया कि बनाई तो थी बड़े अच्छे के लिए और हम करने लगे उसका दुरुपयोग। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भी? इनर रेवोल्यूशन चाहिए। आप इसको पढ़ने के साथ साथ देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। इसको आत्मसात करें। अगर इतना हो रहा है, खुद से समझें, खुद का मूल्यांकन करें कि मेरे को ये जो चारों तरफ सुविधाएं मिल रही है इनका मैं सदुपयोग करूं। इनर रेवोल्यूशन अंदर से मेरे क्रांति की ये क्या है? 8 घंटे कोई स्क्रीन टाइम नहीं हुआ करता, 10 घंटे 12 घंटे। बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो बस हार्ट फेल होने जैसी नौबत आ जाती है। वाई?
नॉट प्रॉपर। फिर दूसरी बात और सुनो, सदुपयोग करें, समय को सही रूप से काम में लें। और प्लस इसमें क्या है, आप लोगों को पता है बड़ा समुद्र के जैसा है। समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों निकला था, आपको पता है। अब इन सभी माध्यमों पर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी दोनों चीजें प्रचुरता में उपलब्ध है आज के समय। तो इनर रेवोल्यूशन में हम क्या निश्चय कर सकते हैं कि मैं विष की तरफ जो नकारात्मक या मानसिक विचलन देने वाले कार्यक्रम हैं उनको कभी देखूंगा ही नहीं। जो मेरे लिए, मेरे परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए उपयोगी है, सकारात्मक संदेश देते हैं, मैं वही चीजें सिर्फ देखूंगा। और उनका भी आप अपने शेड्यूल के अनुसार एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। उसको हमेशा टच करने की जरूरत नहीं है, पर मैक्सिमम लिमिट कि मैं अभी लॉकडाउन का समय है तो इन वीडियो का टाइम आपके एक्स्ट्रा होगा। अदरवाइज आई थिंक 2 hours is more than sufficient। सभी कुछ हम उसमें देख सकते हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, सारा। अगर दिन में 2 घंटे से कम हम इसका उपयोग करते हैं, अभी लॉकडाउन के अलावा बता रहा हूँ, लॉकडाउन में आपके ये 2-3 घंटे एक्स्ट्रा, ये एजुकेशन पर्पज से आप समझिए पॉजिटिव यूज हो रहा है। आप कॉलेज जाते हैं तो आपका इससे अधिक समय लगता, आने जाने का भी लगता, बीच में गैप भी होता क्लासेस। आपको वो सुविधा नहीं होती कि घर पे बैठ के आप आसानी से इच्छा हो अपने समय के अनुसार देखें। ये इनर रेवोल्यूशन हमें करना ही पड़ेगा। दैट कंट्रोल्स, ये हमें नियंत्रित करने लगे। अरे भाई, ये कौन है नियंत्रित करने वाले? ये देखना ही पड़ेगा, ये आ गया, वो आ गया, ऐसे सारे आएंगे, दुनिया भर के ऐड आते रहते हैं। ये अगले हफ्ते वो शुरू हो रहा है, अभी ये शुरू हो रहा है, अभी ये चल रहा है। आप देखिए, तो अब निर्णय किसको करना है? निर्णय अपने को ही करना है। निर्णय, सकारात्मक निर्णय अपने को करना है कि इनमें से मेरे लिए, मेरे परिवार के, राष्ट्र के लिए उपयोगी क्या है, उसको मैं समय दूं। तो हमारा इनर रेवोल्यूशन हो गया, आंतरिक रूप से क्रांति घटित हो गई, तो ही हम इन सब का सकारात्मक यूज कर पाएंगे। ध्यान रखना, अगर आंतरिक क्रांति नहीं होती है तो क्या होगा कि ये बाहरी चीजें हमें नियंत्रित करने लग जाएंगी, जैसा अधिकांशतः कर रही है कि हम अफवाहों को सुनकर ही विचलित हो जाते हैं, या कोई मैसेज देखकर अपनी धारणाएं बना लेते हैं बिना उस मैसेज की प्रामाणिकता को जाने। लोग अपने अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए रोजाना नए नए मैसेज वायरल करवाते हैं। तो अब निर्णय अपने बिहाव पे वो करने लगे। अपना निर्णय तो अपने को करना है ना, अपना निर्णय हम स्वयं करें और सकारात्मक करें। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मैसेज है, आप इसको गौर से समझें तो आपका और पूरे समाज का, राष्ट्र का कल्याण होगा। आगे बढ़ते हैं। एनी सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड एम एट ए बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंसिस्ट ऑन बोथ नॉलेज एंड विजडम। जन्म व्यंजना सविता। देखिए, बड़ा सरल व्यवस्था बता रहे हैं। इनके विचार बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत दुनिया के लोग उनको ईश्वर के रूप में मानते हैं, बुद्ध के नजदीक। बैलेंस, जीवन में बैलेंस, वही उन्होंने कहा। सम्यक मार्ग हम चयन करें,
बैलेंस किन चीजों का बनाए? सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का संतोषजनक व्यवस्था है वो किस ओर टारगेट होनी चाहिए, उसका एम क्या होना चाहिए? बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति की संतुलित विकास हो। इंसिस्ट ऑन बोथ नॉलेज एंड विजडम, वो किस पर जोर दे? दोनों पर जोर दे। सिर्फ नॉलेज पर जोर दिया हुआ काम नहीं देगा, नॉलेज के साथ साथ विजडम। विजडम क्या है? उस नॉलेज को सही दिशा में, सही रूप से काम में लेने की जो बुद्धि है वो विजडम है। नॉलेज तो प्राप्त करें ही करें, पर देखो शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि नॉलेज का सही उपयोग दोनों के बैलेंस पर जो शिक्षा प्रणाली है वो आधारित होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित हो? कि हमारा ज्ञान और बुद्धिमत्ता दोनों का एक संतुलित विकास किया जाए हर एक इंडिविजुअल। वो ज्ञान भी अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी का ज्ञान प्राप्त करे, फिर सही बुद्धि का उपयोग कर उस ज्ञान को लागू करे जीवन। It should not only train the intellect but bring grace into the heart of man. देखिए बातें बड़ी शानदार है, पर शानदार बातें, अच्छी बातें सिर्फ बताने मात्र से लागू नहीं हो जाएगा। यद्यपि बताया जाना पहली कंडीशन होता है, क्योंकि ऐसा लोग बोल देते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं, तो ये कोई नहीं बोले कि मेरे को पता नहीं। और अधिकांशतः पता होता है, ध्यान रखना कि हम सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं, या आपकी कंसाइंस को, आपको, मेरे को, सबको पता होता है कि हमें जो संसाधन मिले हुए हैं उनका सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं। नॉट ओनली ट्रेन द इंटेलेक्ट, की जो आधुनिक शिक्षण प्रणाली है वो न केवल हमारे बौद्धिक आयामों को प्रशिक्षित करे, साथ ही साथ ब्रिंग ग्रेस इनटू द हार्ट ऑफ मैन, हमारे हृदय में ग्रेस। ग्रेस क्या होता है? बहुत शानदार शब्द है। ग्रेस जो है, आप ये समझिए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की सबसे शानदार विशेषताओं में एक क्या है? ग्रेसफुलनेस। हम जब बोलते हैं कि बड़ा ग्रेसफुल है उनका व्यक्तित्व, तो वो बहुत शानदार एक आयाम व्यक्ति के जीवन का उसमें कन्वे होता है। कि वो हमें क्या बताता है? कि हम दूसरों के प्रति बड़ी आत्मीयता रखते हैं। शब्द ध्यान में रखना, आत्मीयता रखते हैं, दूसरों सहृदयता रखते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व में दिखे कि किसी के प्रति कोई कटुता का, द्वेष का भाव नहीं। हमारे इंटेलेक्ट को डेवलप होने के साथ साथ दूसरों के प्रति बड़ा ही सहृदयता, आत्मीयता का भाव रखना व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर ले जाता है। ज्ञान और ग्रेसफुलनेस विद द एडिशन ऑफ सिंप्लिसिटी, कि हम एकदम साधारण तरीके से रहें, ज्ञान से परिपूर्ण हो, हर एक प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में सहृदयता हो, आत्मीयता हो। यही शिक्षण प्रणाली का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। ये हमारे देश के महानतम शिक्षाविदों में हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, जो हमें बता रहे हैं।
जिसको हम अन्य शब्दों में बार बार क्या बोलते हैं कि पर्सनैलिटी का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का ऑप्टिमम डेवलपमेंट, शिक्षा का उद्देश्य वो व्यक्तित्व का विकास यही है कि हमारी बौद्धिक क्षमताएं परिमार्जित हो, रिफाइंड हो और भावनाएं शुद्ध हो, दूसरों के प्रति अच्छा सोचें, भले के लिए सोचें, जो संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं उनका सदुपयोग करें। Wisdom is more easily gained through the study of literature, philosophy and religion. देखिए अब ये एक शब्द को बड़ा डिफाइन करते हुए चल रहे हैं अपने लिए कि जब इन्होंने बता दिया कि विजडम, तो विजडम आएगी कहाँ से? विजडम का कोई पैकेट तो है नहीं कि मैं भर के दे दूं कि ले बेटा ये इतना विजडम तू ले जा, इतना तू ले जा। विजडम कहाँ से आएगी? तीन आयाम इन्होंने बताए हैं, लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन। इन तीनों का हम अध्ययन करें, लिटरेचर, फिलोसफी एंड रिलीजन। लिटरेचर आप अभी पढ़ ही रहे हैं, आप लिटरेचर के ही स्टूडेंट हैं हम लोग। आप लोगों को पहले भी बताया होगा, नहीं तो आप ये ध्यान में रखें हमेशा कि बिना सत साहित्य के अध्ययन के मनुष्य पूंछ विहीन पशु के समान है। बिना सत साहित्य के अध्ययन के मनुष्य पूंछ विहीन पशु के समान है। इसलिए अच्छे साहित्य का अध्ययन करना अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए एक अनिवार्यता है। इसीलिए लगभग सभी विद्यार्थियों को क्या कहा जाता है कि एक कम से कम साहित्य आप अपने ऑप्शनल विषय के रूप में चयन करें। साहित्य कौन सा भी हो उसमें अच्छाइयां मिलेगी, 101% मिलेगी। साहित्य का अध्ययन मनुष्य के व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयां देता है, उसके मनोमस्तिष्क को परिमार्जित करता है, रिफाइंड करता है। साहित्य अध्ययन मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करता है, मनुष्य को मनुष्य होने की गरिमा सिखाता है। जो आप और हम पढ़ रहे हैं। साहित्य के बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या लिया है? फिलोसॉफी, दर्शन, जीवन दर्शन। देखिए फिलोसॉफी जो बताया है उसमें लगभग अच्छे जो महान सभी फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, उनके विचारों को हम जाने, आत्मसात करें। बहुत अच्छे अच्छे विचारक हमारे इस ग्रह पर हो चुके हैं। उन विचारकों को हम पढ़ें। आई डोंट थिंक दैट एनी मोर इज रिक्वायर्ड। इतना अबंडेंस में, इतना प्रचुरता से दर्शन हमारे सामने उपलब्ध है कि उसको पढ़ने मात्र से हम जीवन में एक संतुलित मार्ग को उपलब्ध हो सकते हैं। चमत्कारिक है ये बातें, ध्यान में रखना। साहित्य का अध्ययन, दर्शन का अध्ययन, दर्शन शास्त्र का अध्ययन। और तीसरा क्या आ गया? रिलीजन। सभी रिलीजन, ध्यान में रखना, रिलीजन कोई विशेष ये नहीं लिखा है कि इसी रिलीजन, जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें हमें
व्यवहारिक पक्ष को बहुत ही शानदार तरीके से समझने का अवसर मिलता है। धार्मिक पुस्तकों में चरित्रों के माध्यम से नैतिक मूल्यों की स्थापना की जाती है। धार्मिक पुस्तकों में चरित्रों के माध्यम से नैतिक मूल्यों की स्थापना की जाती है कि हमारे नैतिक मूल्य ऐसे हो। आप हमेशा ध्यान रखें, सभी धर्म, जो ये सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूं, सत्यमेव जयते, यही इंप्लीमेंट होता मिलेगा। सत्य की सदा जय होती है, सत्य की सदा विजय होती है। तो जैसे जैसे हम धार्मिक ग्रंथों का चयन करेंगे, बुराई पर अच्छाई की विजय को विभिन्न माध्यमों से पढ़ेंगे, तो हमें ये आभास होगा, पता चलेगा कि ऐसे बुरा करने वाले का अंत ऐसे बुरा होगा, और जो अच्छा करता है, अच्छा सोचता है अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, उसको आगे आने वाली पीढ़ियां भी बड़े सम्मान के नजरिए से देखती है। कब? जब वो अच्छे मानदंडों की, अच्छे आदर्शों की स्थापना करते हैं। उसके लिए हमें त्याग, बलिदान, ये भाव धार्मिक ग्रंथों के महान चरित्रों से सीखने को मिलते हैं। इसलिए ये तीन बातें ध्यान में रखना। तीन का अध्ययन जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकता है, ले जाता है, और इनके अध्ययन के बिना आप अन्य चाहे कोई भी अध्ययन कर लें, आप एक पूर्ण मनुष्य कहलाने के नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। लिटरेचर, फिलोसॉफी, रिलीजन, साहित्य, दर्शन, धार्मिक पुस्तकें, इनका अध्ययन हमें मनुष्य जीवन की गरिमा से अवगत कराता है कि हम मनुष्य हैं। हमें ईश्वर ने अपनी प्रतिकृति के रूप में रचा है। हमें ईश्वर ने अपने प्रतिबिंब, प्रतिकृति के रूप में रचा है। हम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं इस प्लेनेट पर हम अपनी गरिमा से, मर्यादा से कब हट जाते हैं? जब हम इनका अध्ययन नहीं करते हैं। साहित्य का, दर्शन का, धर्म का, इनका अध्ययन करके उनको आत्मसात करने से हमें देवीय गुणों की उपलब्धता होती है। दे इंटरप्रेट द हायर लॉज ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, अब इनका भी यूज बता रहे हैं। इतना डिटेल में आपको शायद कहीं मिलेगा नहीं। दे इंटरप्रेट द हायर लॉज ऑफ यूनिवर्स। दे यहाँ पर किसके लिए? इन तीनों के लिए, कि जो साहित्य है, दर्शन है और धर्म है, ये क्योंकि बेटा मनुष्य खासतौर से आपकी एज में, युवावस्था में भ्रमित रहता है कि मैं क्या करूं, किसकी मानूं, किसकी न मानूं, किसको जीवन में उतारूं, किसको हटाऊं। हमें मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता रहती है। ये हमारे मार्गदर्शन के रूप में उपलब्ध है, पर कोई ये भी तो देखो, सबके भले के लिए बताया है राधा कृष्णन जी ने। तो ऐसा कोई हमें बताए तो पूरे समाज का, राष्ट्र का, जो इसको पढ़े उसका भला, कि आप ये पढ़ें। ये क्या करते हैं? इंटरप्रेट द हायर लॉज ऑफ यूनिवर्स। जो इस यूनिवर्स क्या होता है बेटा पता है? ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के कुछ कायदे हैं। उन कायदों की व्याख्या हमारे लिए कौन करेगा, कौन बताएगा कि
कि ये ब्रह्मांड इन कायदों से, इन नियमों से चलता है, आपके मेरे लिए बेटर क्या है, ये बताएंगे। ये तीनों ये बताएंगे ही नहीं, हमें व्याख्या करके समझाएंगे, प्रेरित करेंगे। व्याख्या करके समझाएंगे, प्रेरित करेंगे कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे जीवन की ओर उन्मुख होना चाहिए। हायर लॉज ऑफ यूनिवर्स, उनमें से एक मैंने आपको बताया, और जितना जितना आप अध्ययन करेंगे सीखते चले जाएंगे। सत्यमेव जयते, हायर लॉज ऑफ यूनिवर्स है, ध्यान में रखना। ब्रह्मांड के उच्चतम जो कायदे हैं उनमें है ये कि सत्य की सदा जय। अब इनमें भी देखो, इन सभी का निचोड़ भी प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इनके तो अथाह है। अरे अथाह में से आप अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सर्वोत्तम का चयन करें और उसको तो पढ़ सकते हैं। सारा का सारा पढ़ना हमारे लिए आसान काम नहीं है, पर अच्छा साहित्य जितना मिले उसका हम अध्ययन करें। अच्छे दार्शनिकों के विचार, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये महान दार्शनिकों में हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, उसको हम पढ़ें, सुने, आत्मसात करें, और अच्छे धार्मिक ग्रंथों को भी समझें, उनकी प्रासंगिकता को समझें और मनुष्य जाति के संदर्भ में उनको आत्मसात करें। तभी इनका ये जो इतना बताया जाना है ये सार्थक होगा। We would continue in next video. I hope you are getting the point. Thank you very much.